तो दोस्तों, जैसे हम सब जानते हैं, अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी है और वो तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। उनकी जो बेल है वो कंडीशनल है। 1 जून तक ही उन्हें बेल मिली है और उसमें भी कुछ कंडीशंस लगाई गई हैं कि वो इस केस के बारे में, जो लिकर पॉलिसी स्कैम है, इसके बारे में अपने रोल के बारे में बात नहीं कर सकते। वो अपने ऑफिस नहीं जा सकते। जब तक एलजी का रोल ना हो, वो किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकते। तो इसे जो ऑपोजिशन ने इसे बताया है डेमोक्रेसी की विजय, कि सुप्रीम कोर्ट ने डेमोक्रेसी के जो आइडियल्स हैं उन्हें अपहेल्ड किया है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल बाहर आए और उन्होंने एक रैली की। उस रैली में उन्होंने ये बताया है कि कैसे आप आदमी पार्टी के 4 जो बड़े लीडर्स हैं, सत्येंद्र जैन, केजरीवाल, और उसके बाद संजय जी, और जो उनके मनीष सिसोदिया थे, उन्हें जेल में डाल दिया गया। और जब किसी भी पार्टी के 4 बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है तो वो पार्टी खत्म हो जाती है। लेकिन आम आदमी पार्टी फिर भी खड़ी रही। इसके वर्कर्स में जुझारूपन है और ये देश की जो, उनके हिसाब से जो देश की वैल्यूज है उसे रिप्रेजेंट करती है, इसलिए ये पार्टी खड़ी रही। आज उन्होंने, जैसे मोदी जी की गारंटी होती है, केजरीवाल जी ने भी अपनी तरफ से 10 गारंटीज दी हैं। तो उनके लिए ये है मोदी की गारंटी वर्सेस केजरीवाल की गारंटी। कल उन्होंने जो अपनी जो रैली की थी, उन्होंने ये कहा था कि ये जो इलेक्शन है 24 का, ये इलेक्शन इसलिए है, ये इंडिया ब्लॉक और बीजेपी के वर्सेस में जो इलेक्शन है, ये जो इलेक्शन है, इसमें अगर बीजेपी जीतती है तो मोदी जी तो सिर्फ 1 साल के लिए प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि उन्होंने नॉर्म सेट किया हुआ है कि 75 साल के ऊपर तो बीजेपी में लीडर्स रिटायर हो जाते हैं। जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद ये जो इलेक्शन है, ये मोदी जी के पीएम बनाने के लिए नहीं है। ये जो इलेक्शन है, ये उनके हिसाब से, अरविंद केजरीवाल जी के हिसाब से, अमित शाह को पीएम बनाने के लिए है। उन्होंने ये भी कहा कि आते ही ये इलेक्शन जीतते ही ये लोग सबसे पहले तो योगी आदित्यनाथ को निपटाएंगे और उसके बाद जब ये वक्त पूरा हो जाएगा, 75 साल की सीमा मोदी जी लांघ जाएंगे, तो उसके बाद जो अमित शाह है वो भारतीय प्रधानमंत्री बनेंगे। इस बात को, खैर, इसका खंडन अमित शाह जी ने खुद कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बीजेपी के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ है और मोदी जी ही 5 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए हमारे प्रधानमंत्री रहेंगे। अब रही बात योगी आदित्यनाथ जी की, तो जो अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा कि योगी आदित्यनाथ को ये सब मिलकर निपटा देंगे, तो इसके थ्रू शायद केजरीवाल एक नैरेटिव सेट करना चाहते थे राइट विद हिंदू पॉलिटिक्स को लेकर। और उनका ये क्या है, वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को इस टाइम पे टारगेट कर रहे होंगे जो फार राइट हिंदू विंग है, जो हिंदुत्व के बेसिस पे चलता है और बीजेपी को वोट डालता है। तो उन्हें ये सिग्नल देना चाह रहे होंगे कि देखिए कि ये आपके जो योगी आदित्यनाथ हैं, जिन्हें हिंदू धर्म का पैरोकार माना जाता है, जिनके बारे में कहा जाता था कि मोदी के बाद योगी, तो योगी तो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे अमित शाह। तो खैर, जैसे मैंने पहले कहा, अमित शाह ने इन सब बातों का खंडन कर दिया है। आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पटना में एनडीटीवी को जो अपना इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो जनता है, जनता ने कांग्रेस का भी गवर्नेंस मॉडल देखा है, लेफ्ट का भी गवर्नेंस मॉडल देखा है और बीजेपी का भी गवर्नेंस मॉडल देखा है, जिसमें सब लोगों को बेनिफिट दिया जाता है, जिसमें एक सशक्त सरकार है, निर्णय लेने वाली सरकार है और वो सरकार है जो लोगों के लिए सोचती है। तो फाइनली फ्रेंड्स, व्यूअर्स, दोस्तों, आज बीजेपी की तरफ से ये नैरेटिव आया है जिसका शायद हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। आज से पहले बीजेपी जो प्ले कर रही थी, वो प्ले कर रही थी कांग्रेस के नैरेटिव का जवाब देने का काम। कांग्रेस के सैम पित्रोदा ने इनहेरिटेंस टैक्स की बात की तो बीजेपी ने कहा कि ये सब उठा के मुसलमानों को दे देंगे। फिर बीजेपी मुस्लिम हिंदू के कार्ड पे आ गई। लेकिन फाइनली ये जो बीजेपी, आज प्रधानमंत्री जी ने बात की है गवर्नेंस मॉडल की, ये जो चीज है, दिस रेजोनेट्स विद द पब्लिक। जब हम इंडिया ब्लॉक को देखते हैं तो इंडिया जो गठबंधन है, वो एक तरह से खिचड़ी नजर आता है। अलग तरह के क्षेत्रों के क्षत्रप, अलग अलग क्षेत्रों के नेता
और उनका एक ही मंतव्य है, उनका मंतव्य है कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री ना बने। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो दिया है, उसमें कांग्रेस ने बात की है कास्ट सेंसस की। उन्होंने ये कहा है कि हम जिसे कहते हैं देश की रिसोर्सेज का जो है ऑडिट करेंगे और देखेंगे किसके पास क्या है। तो जहां तक कास्ट सेंसस की बात है, तो दोस्तों मैं उस दौर में रहा हूँ, स्कूल में पढ़ता था उस टाइम पे जब मंडल कमीशन आया था, वीपी सिंह सरकार ने उसे लागू किया था, तो देश को उस आग में जलता मैंने देखा हुआ है। अब उस रिजर्वेशन से कितने लोगों को फायदा मिला, क्या जो वंचित वर्ग था वो सही तरीके से ऊपर आ पाया, इसके बारे में तो खैर जो स्कॉलर्स है वही बता पाएंगे। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो आज उनका नारा है कांग्रेस का, जिसकी जितनी आबादी उतना हक, तो इस चीज को तो कभी कांग्रेस के जो पहले वाले नेता हुआ करते थे, इंदिरा गांधी, नेहरू जी, राजीव गांधी, वो भी इसके खिलाफ ही रहे थे। तो वोटों को साधने की राजनीति में क्या आप देश की फैब्रिक को बिगाड़ने का काम तो नहीं करने जा रहे, इसके बारे में कांग्रेस को सोचना है। आप जो डिप्राइव्ड वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, उसे उसके हकूक जरूर दीजिए, लेकिन उन्हें दीजिए जिन्हें उनकी जरूरत है। अभी तक तो देखा ये गया है कि एक क्रीमी लेयर ही है हर कास्ट में, हर सेक्शन में, हर रिलीजन में, जो कि इन चीजों का, रिजर्वेशंस का फायदा उठाती है, लेकिन जो वंचित लोग हैं उन तक ये बेनिफिट्स नहीं पहुंच पाते। तो आज जब फिर से वापस आता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब बात की है कि बीजेपी का गवर्नेंस मॉडल और बाकी पार्टीज का गवर्नेंस मॉडल, तो जब एक आदमी वोट डालने जाता है ना भाई साहब, जो अनडिसाइडेड वोटर होता है, और बेसिकली ये अनडिसाइडेड वो एक होता है कैडर, किसी पार्टी का कैडर, जैसे बीजेपी का अपना कैडर है, वो तो बीजेपी को वोट डालेगा। कांग्रेस का वोटर जो कैडर है वो कांग्रेस को वोट डालेगा। सपा का कैडर अखिलेश को वोट डालेगा। लालू जी का जो कैडर है आरजेडी जी का, वो आरजेडी को वोट डालेगा। टीएमसी का कैडर ममता जी को वोट डालेगा। लेकिन एक होता है अनडिसाइडेड वोटर, वो एंड के 3-4 दिन तक ये निर्धारित नहीं कर पाता कि मुझे वोट डालना किसे। और जब वो देखता है, जब वो वोट डालने जाता है, तो उस टाइम पे जाके वो डिसाइड करता है पोलिंग स्टेशन में, एंड तक उसका पता नहीं होता उसने वोट किसे डालना है, और सभी पार्टियां उसी वोटर के पीछे भागती। तो जब वो वोट का जब बटन दबाता है, तो वो सारी चीजों को माइंड में रख के दबाता है। तो क्या ऑपोजिशन एक सशक्त नेतृत्व इस देश को दे पाएगी, एक ऑप्शन दे पाएगी जो देश को आगे ले जा सके? इसके बारे में आज की डेट में इंडिया ब्लॉक को बताना है। क्योंकि जब मैं पहले का वक्त याद करता हूँ, यूपीए 1, यूपीए 2 का, और इवन एनडीए का, जो वाजपेयी जी की सरकार थी, तो वो जो गठबंधन का दौर था भारत में 1989 से 2014 तक, उसमें बेसिकली पॉलिसी पैरालिसिस होता था। देश के जो निर्णय थे वो सही ढंग से लिए नहीं जाते थे, क्योंकि गठबंधन सरकारें होती थी, और गठबंधन सरकारों में जो लोग होते थे, जो पार्टीज होती थी, वो पहले अपने रीजनल इंटरेस्ट को आगे रखती थी, देश का इंटरेस्ट शायद वो उस ढंग से उसका आंकलन करके उसके बारे में डिसीजन नहीं ले पाती थी जो उन्हें लेना चाहिए था। हमने देखा ही है कि कैसे की डिसीजंस उस टाइम पे पीछे रखे गए, जैसे वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर कितना हल्ला मचा था। फिर डिफेंस जो हमारी मॉडर्नाइजेशन है आर्म्ड फोर्सेस की, वो भी पीछे चली गई थी। की फाइनेंशियल रिफॉर्म्स आज तक लैंग्वेज कर रहे हैं। खैर प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद उनमें कुछ काम हुआ है। लेबर लॉज आज तक भारत में रिफॉर्म नहीं हो पाए हैं, और ये भी एक कारण है जिसकी वजह से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसकी जो दर है, उसकी जो गति है, वो भारत में आने से उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये एक समन्वय, जब हम देखते हैं कि देश को सशक्त नेतृत्व चाहिए, एक सशक्त सरकार चाहिए जो देश के बारे में सोचे, देश के बारे में काम करे, तो जब हम इस पैमाने पर इन सबको नापते हैं, तो देखिए आज की डेट में जो इलेक्शन है वो नेक टू नेक है। इस चाहे बीजेपी वाले लाख कहें कि हम 400 ले आएंगे, मोदी जी ये कहें कि बिहार में हम पिछली बार एक सीट हार गए थे, हम इस बार वो भी जीतेंगे, सारी सीटें जीतेंगे, लेकिन इलेक्शन नेक टू नेक है।
और उसके इस वक्त पे बीजेपी का ये नैरेटिव आना, खासकर पीएम मोदी जी के मुंह से आना कि हमारा गवर्नेंस मॉडल देखिए और ऑपोजिशन का गवर्नेंस मॉडल देखिए, ये गेम चेंजर हो सकता है। क्योंकि फिर लोगों के दिमाग में वो चीज आएगी, यूपीए 1, यूपीए 2, कोalition पॉलिटिक्स का दौर, पॉलिसी पैरालिसिस, और उसके बाद ये जो खिचड़ी पकी है इंडिया ब्लॉक की, माफी चाहूंगा खिचड़ी कह रहा हूँ, लेकिन ये जो इंडिया कोalition है इसका एक ही मंतव्य है, पीएम मोदी को हटाना। लेकिन इसके बाद इनकी पॉलिसीज क्या होंगी, इनका प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट क्या हो, कौन सा होगा, कौन होगा, और इनके फॉरेन रिलेशंस को लेकर या देश की प्रोग्रेस को लेकर जो विजन है उसके बारे में तो हम लोगों को खास इतना कुछ पता नहीं। तो दोस्तों, व्यूअर्स, मेरी सोच यही है कि हमें उसी पार्टी को वोट देना चाहिए जो हमें बताए कि उसकी देश को लेकर विजन क्या है। अ, अ, राहुल गांधी जी ने कल प्रधानमंत्री जी को डिबेट के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा है मैं ओपन डिबेट के लिए तैयार हूँ। तो उसको लेकर बीजेपी वालों ने रिब्यूट कर दिया है उन्हें कि ये तो एक नॉर्मल एमपी हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी नहीं है, तो ये प्राइम मिनिस्टर से कैसे डिबेट कर सकते हैं। अमेरिका में ये होता है, प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होती हैं, शायद 3 होती हैं इलेक्शन से पहले। तो ये इंडिया में होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी भी आगे आए जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं, और ओपोजिशन की तरफ से भी जो उनका एक सशक्त नेता हो, जिसके पास विजन हो, जिसके पास चीजों को समझने की क्षमता हो, चीजों को समझाने की क्षमता हो आगे, वो सामने आए, पब्लिक के आगे सामने आके डिबेट करें कि हमें पता लगे कि हमें किसे वोट डालना है, कौन सी जो पार्टी है वो सशक्त है, कौन सी ऐसी पार्टी है जो देश को आगे ले जा सकती है और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर सकती है। एंटी इनकम्बेंसी तो वाकई मोदी सरकार के साथ है ही है। 10 साल हो गए उन्हें पावर में, इश्यूज भी हैं, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, महंगाई भी है। तो अब इस चीज को मोदी जी कैसे एड्रेस करेंगे? विजन तो उनका है कि वो भारत को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे, और जब वो ये करेंगे तो नेचुरली पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होगी, जब जीडीपी इंक्रीज होगी तो। लेकिन क्या उसका फायदा जो लोअर सेक्शंस, जो डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है उन्हें मिलेगा, ये देखने की बात है। आज भी इंडिया की जो 7-8% जनसंख्या है, जो क्रीमी लेयर है, वो देश की करीबन 70% रिसोर्सेज को कंट्रोल करती है, और जो बाकी जनता है उसके पास तो कुछ भी नहीं। तो उस चीज को, इस इनइक्वालिटी गैप को कौन सी सरकार पार सकती है, देश को सही दिशा में ले जा सकती है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ सही तरीके से हो, ये हमारे नेताओं को सोचना है। लेकिन उसके जैसे इंडिया अलायंस वाले तो ये कह रहे हैं, कांग्रेस ये कह रही है कि हम करेंगे जी ये सेंसस, सोशो इकोनॉमिक सेंसस करेंगे, लेकिन क्या करने में, क्या आप देश की फैब्रिक को बिगाड़ तो नहीं देंगे? ये एक पॉइंट है जो सोचने वाली बात है। और मोदी जी के लिए सोचने की बात ये है कि 10 सालों में आपका काम तो आपने किया, हमें वो नजर भी आ रहा है, लेकिन क्या ये जो छोटे से इश्यूज हैं, जो खैर कई लोगों के लिए बहुत बड़े होते हैं, जिसके सिर पर बीतती है उसे ही पता होता है महंगाई क्या है, बेरोजगारी क्या है, बेरोजगार जानता है बेहतर, तो उसको एड्रेस करने के लिए मोदी जी क्या करेंगे, इसका जवाब भी मोदी जी को देना चाहिए। दोस्तों, कल चौथे फेज की वोटिंग होने वाली है, 96 सीट्स पे इलेक्शन होगा। आंध्रा में तो देखिए असेंबली का भी इलेक्शन साथ में है, स्टेट और लोकसभा का इलेक्शन भी साथ में है। तो यही चीज होनी चाहिए कि लोग हर पार्टी की पॉलिसीज को ध्यान में रखे, जो उनका कैंडिडेट है उसके क्रेडेंशियल्स को ध्यान में रख के वोट डालें, और उस कैंडिडेट, उस पार्टी को वोट दें जो देश को आगे ले जाने में सशक्त हो। इसी के साथ मैं अपने आज का जो सेशन है उसे क्लोज करना चाहूंगा। मेरा नाम अमित महाजन है। आशा करता हूं आपको मेरा ये जो प्रेजेंटेशन है आज का ये पसंद आया होगा। मेरे चैनल लेमैन हिस्ट्री एंड जियो पॉलिटिक्स को काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।